नमस्कार साथियों। लेक्चर नंबर हमारा 19वां है। परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक का सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। जो मुझे बहुत खुशखबरी है यार कि मैं लगभग बहुत समय से लेक्चर तो ले रहा था, लेकिन किसी भी सीरीज को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने शुरुआत में जो है पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया किसी कारणवश से। अब मैं देखो लगभग तौर पे कह सकता हूँ आपसे कि अब हमारी जो सीरीज चलेंगी लगातार इसी तरीके से कंप्लीट चलेंगी। और मैं इसको धीरे, अभी अल्टरनेट डे पे हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इसको रेगुलर डे पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। और मैं ट्राई करूंगा कि हम जब नेक्स्ट ईयर 2027 में यही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं जनवरी फरवरी के महीने से कह सकता हूं कि लगातार डेली हम ये सीरीज ले रहे होंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट पूरी तरीके से चाहिए होगा। अभी हम जो है लेक्चर नंबर 19 के जो चैप्टर या 19 कह सकते हैं हम कुछ भी, तो वर्ल्ड मैप को करेंगे। विश्व मानचित्र से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें और हैं। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्राइम एकेडमी ऐप, तो डाउनलोड कर लीजिए जाके। ये मेरे द्वारा ही ऑन है। अभी इसमें जो है फ्री मॉक टेस्ट चलेंगे, कोर्स जो है आने वाले समय में अवेलेबल होंगे यहाँ पर। बाकी अगर आपके साथी में से कोई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूजीसी नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो वह जो है इसमें ऐड हो सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है। मैंने एक 30 डे और 30 मैराथन क्लासेस स्टार्ट की हैं। ठीक है, 30 डे 30 मैराथन की क्लासेस स्टार्ट की हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं सीयूटी पीजी और यूजीसी नेट के लिए, तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मल्टीपल चीज़ें, प्राइम जी प्रैक्टिस मीडिया जो आप सभी लोग के लिए जो एसएससी रेलवे और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस के जो है ऑल सब्जेक्ट आने वाले समय में यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट 2-3 वीक्स में सारे टेस्ट ऐड हो जाएंगे। थोड़ी सा समय लगेगा, बट मैं आपको पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो प्राइम जी प्रैक्टिस मीडिया के लिए फायदा लेने के लिए आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। बाकी देखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर पीडीएफ और पीयूआईक्यू प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, प्राइम एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, अरब सागर, वाव अल मंदेब, जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है और फारस की खाड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वाव अल मंदेब, ठीक है, इसके अलावा जो हॉर्मुज की स्टेट है, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन सब में कौन सा देश किससे जोड़ता है, किसको अलग करता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखो अरब सागर है जो, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें पूछा है अरब सागर में जो बाबल मंदिर जलदमुमद और अदन की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है, फारस की खाड़ी से के माध्यम से जुड़ा हुआ है, फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो कौन खाड़ी से जुड़ा हुआ? फारस की खाड़ी से, तो ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। और किससे के माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो होर्मुज जलदमुमद है जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, इससे जुड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में यह जो है सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में रहा हुआ है। होल जल होर्मुज डल डमरू मध्य, डबरू मध्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह ओमान की खाड़ी के माध्यम से गुजरता है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप क्रम लगा सकते हो। क्रम लगाने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी कई बार, जैसे फारस की खाड़ी हो जाएगी, फारस की खाड़ी। इसके बाद होर्मुज जलडमरूमद, होर्मुज जलडमरूमद। और इसके बाद ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और इसके बाद जो है अरब सागर आपका आ जाएगा। ठीक है, अरब सागर। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत जो होर्मुज मध्य है, यहाँ पर विश्व के लगभग 20% तेल यहाँ से गुजरता है। प्रतिदिन लगभग 1.4 करोड़ डॉलर, 4 करोड़ बैरल, 1.4 करोड़ बैरल। शॉक्ड मत होना एकदम से, इतना निकलता है तेल यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, श्रीलंका में भारत के एक संकीर्ण समुद्री जलमंडल द्वारा अलग किया गया है जो, और यहाँ पर डैश है, मन्नार की खाड़ी से बना हुआ है। किस किस को मिलाकर बना हुआ है या अलग करता है? तो देखो श्रीलंका को जो भारत से अलग करता है वो करता है पाक जलमंडल, जो वो अलग करता है, पाक जलमंडल करता है। और मन्नार की खाड़ी को भी अलग करता है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। पाल डगरू मध्य है जो, वो भारतीय राज्य जो है, यहाँ पर देखो भारत का जो राज्य है, भारत का राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु और श्रीलंका का उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है, उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है, प्रांत के बीच स्थित है। यहाँ पर देखो सबसे, जैसे अगर आपने देखा होगा मैप में,
तो यहाँ पर ये देखो, ये श्रीलंका है जो, तो यहाँ पर जो है पाक पाक जलमग्न स्थित है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है कच्चा तीवू। कच्चा तीवू द्वीप स्थित है यहाँ पर, ठीक है। और यह जो कच्चा तीवू द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत समय तक विवादित रहा है, ठीक है। वहीं पर देखो मलक्का जलमग्न मध्य है, तो जो मलक्का जलमग्न मध्य है ये वाला, तो मलक्का जलमग्न मध्य, जल डमरू मध्य जो है, मलक्का जलमग्न मध्य किसके बीच में रहा है? ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है, इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो बेरिंग जलमग्न मध्य है एक इसको अलग करता है, रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। और जो जिब्राल्टर जलमग्न मध्य है यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2021 तक लगभग 70 लाख किलोमीटर जो है, कितना आ रहा है भाई? मुझे तो पता नहीं कितना आ रहा है, अब जितना है हिसाब लगा लो। अब किलोमीटर वाला विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है, मुझे यार मेरी मैथ जो है वो बहुत कमजोर है यार, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इतनी कमजोर कि यार मुझे जोड़ घटाना भी नहीं आता, सच बताऊँ तो। यहाँ पे भी मैं कई बार नहीं बोल पाता हूँ। अब मुझे ये भी करना पड़ जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 70 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी इस तरीके से मैथ कमजोर है यार, मैं मतलब शौक रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तो भी वहाँ पे बहुत कमजोर होता था, अभी भी मैथ में मतलब सामान्य तौर पे मेरी डमरू बजी रही है। जब मेरी सिस्टर थी तो बहुत अच्छी अच्छी मैथ थी, बाद में उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो है यहाँ पर मेरी मैथ जो है 100, मतलब अति कमजोर कहा जा सकता है। मैंने इसी चक्कर में जो है शुरुआत से आर्ट स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं पढ़ता रहा हूँ बहुत सामान्य तौर पे। तो मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में भी, ठीक है। थोड़ी सा कॉन्फिडेंस लो होता है कई बार, बट नो नो नो, कोई इशू नहीं है वो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 70 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जो विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, अमूर बेसिन और नील बेसिन। तो देखो इसका जो सही आंसर है अमेजन बेसिन सही आंसर है। तो 70 लाख किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ बेसिन है वो अमेजन बेसिन है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अमेजन नदी जो है जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर यहाँ पर देखो एक पॉइंट नोट कर लो आप, अमेजन नदी जो है, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट हरदम नोट कर लेना चाहिए। अमेजन नदी, अमेजन नदी जल प्रवाह की दृष्टि से, जल प्रवाह की दृष्टि से, की दृष्टि से विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यह जो है देखो अमेजन नदी है अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, महासागर में गिरती है, ठीक है। और नील नदी यहाँ पर जो है, नील नदी की लंबाई जो है वो नील नदी की लंबाई की दृष्टि से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नील नदी जो है यहाँ पर, नील नदी लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, दृष्टि से, दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। कांगो नदी जो है विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह जो है विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है, ठीक है। और अमूर नदी है जो, वो रूस और चीन की सीमा पर पड़ती है जो, तो अमूर बेसिन जो है वो रूस और चीन की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। नील नदी बेसिन जो है अभी आपको बता चुका हूं मैं। और कांगो नदी है जो, ये बेसिकली कर्क रेखा है जो उसको, सॉरी विषुवत रेखा है जो उसको 2 बार काटती है। आपसे एक क्वेश्चन है, कर्क रेखा को कौन सी नदी जो भारतीय नदी है तो वो 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा ऐसे निकलती है और ये नदी इस तरीके से काटती है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? बसा हुआ नदी द्वीप इसने पूछा हुआ है, आपको अच्छे से पता है इसके बारे में, तो अगर ये नहीं पता है तो पता होना चाहिए। माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर स्थित है माजुली द्वीप जो है? ब्रह्मपुत्र
नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? असम में। असम में स्थित है। और यह जो माजुली द्वीप है, ये एक जिला है, पूरा का पूरा जिला है। तो ये ऐसा फैला है, पूरा द्वीप जिला है, ठीक है। यहाँ पर जो माजुली द्वीप के लोग हैं, वैष्णव संस्कृति को फॉलो करते हैं। सत्र परंपराओं को सुरक्षा केंद्र भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अपने समृद्ध खट्टे फलों सिट्रस के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और कैरिबियाई क्षेत्र। तो देखो, खट्टे फलों यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी हो गए, इन सब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इनके जो उत्पादन होता है वो होता है कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन कौन से हैं इस क्षेत्र में, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शामिल कर लें आप, कंट्री शामिल कर लो। तो जैसे स्पेन आ जाता है, स्पेन आ जाएगा। इसके अलावा कौन आ जाएगा? इटली आ जाएगा, इटली। और इसके बाद कौन आ जाएगा? तो इसके बाद ग्रीस आ जाएगा। और इसके बाद जो है मोरक्को आ जाएगा, मोरक्को आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुर्की जो है, तुर्की आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं प्रमुख उत्पादक केंद्र के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अन्य उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो ब्राजील में भी इसका उत्पादन होता है, दक्षिण अफ्रीका और चीन में भी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हालांकि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां। कोपा कवाना समुद्र तट कहाँ स्थित है? कोपा कवाना जो है, यानी कि कोपा कवाना एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। बेसिकली ये कहाँ पर स्थित है? रियो डी जेनेरियो में स्थित है। तो डी जेनेरियो में, जेनेरिया रियो में स्थित है, ठीक है। और यह जो स्थित शहर है, यह कहाँ पर है? ब्राजील में स्थित है, ब्राजील में ये शहर स्थित है। और यह जो है कोपा कवाना जो है, ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर अन्य तटों की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सबसे प्रसिद्ध तट है? तो बॉन्डी तट है, बॉन्डी तट है, ठीक है। और जैसे अमेरिका में देखा जाए तो वाइकिकी तट है, वाइकिकी तट है, जो कि अमेरिका में बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा वाइट हेवन नाम है, वाइट हेवन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है, ठीक है। और अगर थाईलैंड की बात करें तो माया खाड़ी। अब आप लोग थाईलैंड मत निकल जाना माया खाड़ी के नाम सुन के, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। पैसे तो है नहीं, हालांकि तो फॉरेन ट्रिप पे मना किया है मोदी जी ने, जाना नहीं है कहीं पे भी, ध्यान रहे इतना। कहीं थाईलैंड आइलैंड मत निकल जाना, ठीक है, या मालदीव वालदीव। और हाँ, जो गोरखपुर वाले हैं अगर वो, तो नेपाल नेपाल मत निकल जाना आप लोग कि अरे यार फॉरेन ट्रिप अभी चले जाओ आप लोग, ठीक है। अब भारत के जो समुद्र, आपको किस किस जहाँ पे जाना है? भारत के समुद्र तटों पे जाना है आपको, भारत के समुद्र तट हैं उन पर जाना है आपको, भारत के जो समुद्र तट हैं वहां पर निकलना है। जाओ, और बेहतर है कि मरीना तट पे पहुंच जाओ आप लोग, मरीना तट पर पहुंच जाओ। मरीना तट आपको कहाँ मिलेगा? चेन्नई में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। विश्व का दूसरे सबसे लंबा तट में से एक है ये, ठीक है। मरीना तट है जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा तट, दूसरा सबसे लंबा तट है, ठीक है। वहीं जो बाकी है, कोवलम, कोवलम जो है वो केरल में है। बागा नाम का एक तट है जो कि गोवा में है। आप यहाँ पर आराम से जा सकते हो, गोवा जाओ घूमने के लिए, फॉरेन ट्रिप अवॉइड करो, ठीक है। एक और है जो आपको अगर और द्वीप वूप पे जाना हो तो राधानगर तट पे चले जाओ, राधानगर तट जो है वो अंडमान में पड़ता है। और अगर साथ में भक्ति भी करना चाहते हो तो पुरी में पहुंच जाओ, पुरी के तट पे पहुंच जाओ, जो कि उड़ीसा में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन करके वापस आ जाना। इसका जो है कोपा कवाना समुद्र तट है जो ब्राजील में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस भौगोलिक स्थान पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बहुत सारा डिस्कशन पहले भी किया हुआ था आपको, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा ग्रेट बैरियर रीफ जो है उत्तर ऑस्ट्रेलिया के जो है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है।
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के कोरल सागर में मिलती है। कोरल सागर में मिलती है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति है, ठीक है, तो आप उसको रखना है। और ये लगभग कितनी लंबी है? तो ये 2300 किलोमीटर लंबी है, लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है यहाँ पर। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची पे भी शामिल किया गया है। अब बैरियर रीफ जो है वो एक प्रकार की ऐसी प्रवाल भित्ति है जो गहरे चैनल या लैगून तट द्वारा अलग होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। वह भौगोलिक विशेषता क्या है जो यूरोप अफ्रीका के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है? यूरोप और अफ्रीका की बीच के सीमा के रूप में कार्य करती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था एक जलडमरूमध्य के बारे में, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में, सिर्फ नाम बताया तो था, इसीलिए तो नाम बताया हुआ था। मैंने वहां पर लिख के नहीं बताया हुआ था क्योंकि आप रट्टा मार लेते। रट्टा अब मारो यहाँ पर। इसका नाम है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य नाम है, ठीक है। यूरोप में जो है, यूरोप में स्पेन, यूरोप देश में स्पेन, और अफ्रीका में जो है वो मोरक्को को अलग करता है। मोरक्को को आपने इस तरीके का मैप देखा होगा, यहाँ पे यूरोप है और इस तरीके का यहाँ पर आपने ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा। तो यहाँ पर ये जिब्राल्टर जबरूमध्य है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है। किसको? जिब्राल्टर जबरूमध्य, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी नाम दिए हुए हैं, जैसे बोस्फोरस से स्टेट ऑफ है, बोस्फोरस स्टेट है, ठीक है। बोस्फोरस जलडमरू मध्य, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, ठीक है। काला सागर को, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। मरमरा सागर से जोड़ता है, ठीक है। और यह जो है बोस्फोरस जलभूमध्य है, यह तुर्की में स्थित है। इसके अलावा जो डॉर्डेनल्स जलभूमध्य है, डॉर्डेनल्स जलभूमध्य मरमरा सागर को एजियन सागर से और एजियन को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो मलक्का जलभूमध्य है, ये जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है और मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों से पूर्व से में घिरा हुआ है? कौन सा महासागर जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों से पूर्व से महाद्वीपों से पूर्व में घिरा हुआ है? तो किस महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो जैसे अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो पूर्व में देखो, प्रशांत महासागर के जो पूर्व है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रशांत महासागर का पूर्व जो है ये प्रशांत महासागर पड़ जाएगा, यहाँ पर ये अमेरिका मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ये जो है प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर के पूर्व में है, ठीक है। वहीं पर देखो, प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर में से एक है। गहरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मारियाना ट्रायंच नाम से विश्व की सबसे गहरी खाई स्थित है, ठीक है। महासागरों के आकार में अगर घटते क्रम पे देखें तो सबसे पहले आ जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद आ जाएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद जो है वो आ जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद आ जाएगा दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर दक्षिण में स्थित है ये पूरी तरीके से, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। यहीं पर जो अटलांटिक महासागर है ये वाला जो है, ये इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसा आकार की आकृति का दिखाई देता है और विश्व का सबसे व्यस्त महासागर में से एक है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां, मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान BW के 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्रों के ध्रुवीय भाग में स्थित होते हैं। तो कितने से कितने डिग्री के बीच में होते हैं? तो देखो इसने पूछा हुआ है मध्य अक्षांशीय जो होते हैं, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं जो, वो 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में होते हैं। कितने? 60 डिग्री के बीच में होते हैं। उच्च उत्तर और दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्रों के जो है ध्रुव की ओर स्थित होते हैं, और यहीं पर विश्व के प्रमुख रेगिस्तान मिलते हैं यहाँ पर। जैसे विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों के नाम अगर देखें हम, तो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। इसके अलावा आ जाएगा अटाकामा मरुस्थल आ जाएगा। अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे शुष्क है ये। ठीक है, इसके अलावा गोबी मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल के नाम से फेमस है। गोबी मरुस्थल जो है ठंडा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा थार रेगिस्तान आ जाएगा जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। भारत या पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा मोजावे जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है 60 वाला। ठीक है, 60 डिग्री वाला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा पशु और उनका क्षेत्र का संयोजन गलत है? पशु और उनका क्षेत्र का जो है संयोजन गलत है। आपको एक एक करके देखना है कि कौन पशु है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले कंगारू आ जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है हमको। ठीक है, एकदम सही है ये। औरंगुटान जो है, औरंगुटान कैरिबियन द्वीप में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया और मुख्यतः बेसिकली कहाँ पर, औरंगुटान जो है दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में अगर मुख्यतः कोई पूछे तो इंडोनेशिया में मिलता है। और इंडोनेशिया में भी अगर पूछे तो कहाँ पर मिलता है? सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पर मिलता है। सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पर मिलता है। बोर्नियो द्वीप पर मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि यही संयोजन गलत है। और शुतुरमुर्ग जो है सवाना और रेगिस्तान क्षेत्रों में मिलता है, एकदम सही है। लीमर जो है मेडागास्कर क्षेत्रों में मिलता है। ये एक प्रकार का अद्वितीय प्राइवेट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, 2020 तक किस देश के पास विश्व के सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार हैं? तो 2020 तक पूछा हुआ है इसने कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार हैं। तो देखो सबसे अधिक जो प्रमाणित कोयला भंडार है अभी तक, वो भी अभी अमेरिका के पास ही स्थित है। ठीक है, अमेरिका के पास सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडारों में से एक है। ठीक है, इसको जो है अमेरिका को कोयले का सऊदी अरब भी कहा जाता है। इसको कोयले का सऊदी अरब कहा जाता है। सऊदी अरब कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में कोयले के भंडार का क्रम देखें, अगर हम कोयले के भंडार का क्रम, कोयले के भंडार का क्रम, तो भंडार का क्रम कुछ इस तरीके से देखें, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका के बाद रूस है, रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है चीन आ जाएगा, और चीन के बाद जो है भारत। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, और भारत में महत्वपूर्ण कोयला की खदान जैसे मैं आपको बता चुका था पहले ही वीडियो में, इससे पिछले पहले वाली में, झारिया, गिरिडीह, बोकारो, कानपुरा, हंसदेव, कोरबा, नेवली, इब्न घाटी, झारसुगुड़ा और राजीगंज, ये सारे क्या हैं, कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। और भारत में जो प्रमुख राज्य है झारखंड, जहाँ पर कोयला का भंडार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, एस्किमो जो है किस भौगोलिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देखो एस्किमो जो जनजाति है, ये बेसिकली कहाँ पर मुख्य तौर पे ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। एक प्रकार से वहाँ के स्वदेशी लोग होते हैं। ठीक है, तो एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें मिलते हैं। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन कौन से आ जाएगा? जैसे आर्कटिक क्षेत्र आ जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र आ जाएगा।
आर्कटिक क्षेत्र में इसके अलावा कनाडा आ जाएगा, कनाडा के बाद ग्रीनलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएगा, इसके अलावा अलास्का आ जाएगा, अलास्का आ जाएगा, अलास्का जो है अमेरिका में पड़ता है, और अलास्का के बाद और रूस आ जाएगा, रूस आ जाएगा। तो इन सब के नाम हैं। ये रहने वाले यहाँ के स्वदेशी लोग हैं, और ये लोग जो है अत्यंत कठोर ठंडी जलवायु में जीवन यापन करते हैं। उनके पारंपरिक घर को क्या कहता है, इनके घर को जो है एस्किमो जनजाति मतलब जाति को जो है यहाँ पर इनके घर को कहा जाता है इग्लू। इग्लू कुछ इस टाइप का बना होता है ना, आपको याद होगा, इस टाइप का कुछ ये बना होता है, ठीक है। यहाँ से ये लोग प्रवेश करते हैं जिससे यहाँ पर जो है ठंड ना लगे इनको, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में जैसे कनाडा हो गया, रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ग्रीनलैंड हो गए, शायद ये अमेरिका और अलास्का भी इसमें आते हैं। बी नंबर सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है? चक्रवात को जो है टाइफून कहा जाता है। अब चक्रवात के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे हिंद महासागर में इसको चक्रवात ही कहा जाता है। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में चक्रवात को क्या जाता है, चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है, चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाएगा, ठीक है। टाइफून जो है तो ये पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में, चीन सागर में से जो है टाइफून कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। अब यहाँ पर पश्चिमी पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर जापान जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। भारत जो है हिंद महासागर में स्थित है, कनाडा जो है वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है बट उत्तरी में है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ब्राजील जो है, तो ब्राजील तो है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा जैसे बिली बिलीज है, बिली बिली जो है वो कहाँ पर कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है इसको, कहता है। और हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में कहा जाता है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में कहा जाता है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर में और भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः चक्रवात ही कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? कौन सा सागर है जो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? एक नाम पढ़ लीजिए, काला सागर, सफेद सागर, और भी नाम दिए हुए हैं, सबके नाम आप पढ़ते जाओ और समझते जाओ। तो इसके अलावा लाल सागर है, कैस्पियन सागर, तो कौन सा अलग करता है? आपको अच्छे से पढ़ा है अभी भी, अगर आपने पढ़ा होगा तो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से जो अलग करता है वो बेसिकली लाल सागर करता है। कौन सा करता है? लाल सागर करता है। लाल सागर जो है, देखो लाल सागर जो सुएज नहर है यहाँ पर, सुएज नहर है जो, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। और लाल सागर का जो लाल रंग है, अब यहाँ पर देखो कई बार प्रश्न आता है कि लाल सागर का लाल रंग क्यों है? तो ये बेसिकली ट्राइकोडेसियम, एक प्रकार का एरिथ्रियम नामक बैक्टीरिया होता है। तो एक बैक्टीरिया होता है। तो लाल सागर के लाल होने का कारण, लाल सागर का, लाल सागर का लाल होने का कारण, लाल होने का कारण, कारण एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम जो है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम जो है ट्राइकोडेस्मियम, शिमियम एरिथ्रेयम, एरिथ्रेयम इसको कहा गया है। काला सागर में जो है लगे कुछ देश हैं, तो काला सागर से लगे देशों के नाम देख लो, काला सागर से लगे देश कौन कौन से हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, इसके अलावा रूस हो जाएगा, रूस के अलावा जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया के बाद यूक्रेन है, यूक्रेन है, और रोमानिया है, रोमानिया है। वहीं पर देखा जाए तो मृत सागर जो डेड सी है वहां पर उच्च लवणता मिलती है,
जो कि 34.2% के लिए अधिक के आसपास है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। काला सागर से समझ फैक्ट्री मैंने आपको बता दी है। प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पूछा हुआ है इसने, कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी पठार और तिब्बत का पठार। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है इसे जो है विश्व की छत कहा जाता है इसको, ठीक है, विश्व की छत कहा जाता है। तो तिब्बत का पठार जो है, जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, इसको जो है विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत कहा जाता है, इसको छत कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 4500 मीटर यानी कि समुद्र तल के आसपास है। कितनी? तो औसत ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर के आसपास है, 4500 मीटर के आसपास है। और वो कितनी? समुद्र तल से कहा जाएगा, समुद्र तल से 4500 मीटर तक है। यह जो पठार है हिमालय, काराकोरम और कुनलुन जो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था उनके बीच में है। यहाँ पर सिंपल सा है, तिब्बत के पठार में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जिससे यहाँ पर निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ लू प्रेशर बनता है, और इसकी वजह से जो भारतीय मानसून है उसको और अधिक मजबूत करता है। तो तिब्बत का पठार जो है उसका सीधा संबंध भारतीय मानसून से भी दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। जब हम भारतीय मानसून का टॉपिक समझाएंगे तब हम तिब्बत के पठार का महत्व भी वहां पर आपको बताएंगे कि तिब्बत के पठार का महत्व कैसे है, ठीक है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अच्छा, कई सारे कुछ दोस्तों का प्रश्न था कि सर यार आप क्वेश्चन मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, इससे फायदा तो हो रहा है, आप थ्योरी को नहीं पढ़ा रहे हो। थ्योरी में पढ़ाऊंगा, थ्योरी में पढ़ाऊंगा थोड़ी सा समय लेके। थ्योरी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि जो मेरी हैंड राइटिंग हो गई, थोड़ी सी जो मेरी प्रैक्टिस हो गई वो अभी थोड़ी सी कम है इसमें। जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी थोड़ी सा बोर्ड पे लिखने की इन सारी चीज़ों पर, तो मैं पढ़ाने का जो है जल्दी आदी हो जाऊंगा। थोड़ी सा अभी मेरा इसमें देखकर थोड़ी सा हाथ तंग है। जल्द से जल्द मैं ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। थोड़ी सा मैं कैमरा पर्सन भी कम हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि कैमरा पर्सन ही बन जाऊँ, सारी चीज़ें हैं, कैमरा को फेस करने लगूँ। और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जीके है जो वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। कोई भी उसका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अगर आपको और फैसिलिटी चाहिए जैसे मॉक टेस्ट और सारी चीज़ें अगर आपको सुविधा चाहिए होंगी तो आपको ऐप पर एच परचेज करने पड़ सकते हैं। ये संभावना 100% श्योर में रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यार देखो, पैसा तो नहीं कमाना है लेकिन पैसे के बिना भी तो काम नहीं चलेगा। मुझे अगर फैसिलिटी बढ़ानी है यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड में मुझे पढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आप लोगों से कुछ ना कुछ पैसे अर्जित करने ही पड़ेंगे। ये तो भाई लॉजिक है, थ्योरी है भाई, मैं बिल्कुल उसके बिना नहीं काम करूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो सहारा मस्तल जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। यह जो सहारा मस्तल है विश्व का सबसे सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और यह जो को सहारा मसल जो है 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों के नाम आपको याद होना चाहिए, अच्छे से रट्टा होना चाहिए। जैसे अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया है, इसके अलावा चाड है, चाड के बाद मिस्र है, मिस्र के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद माली है, माली के बाद मोरिटानिया है, मोरिटानिया है, मोरक्को है, मोरक्को है, नाइजर है, नाइजर के बाद सूडान है, सूडान के बाद ट्यूनेशिया है, या ट्यूनीशिया कहा जाएगा, ट्यूनीशिया है, और पश्चिमी सहारा है, और पश्चिमी सहारा है। तो ये सारी कंट्री हो जाएंगी और इन खाने में फैला हुआ है। इनके नाम आपको अच्छे से रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए कौन से जानवर उपयोग किए जाते हैं? तो एंडीज पर्वतमाला के लिए कौन से जो परिवहन का उपयोग किया जाता है? अब देखो, आपको अच्छे से पता है गधे का तो प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सांस की थोड़ी सी कमी पड़ सकती है वहां पर एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए। तो यहाँ पर जो है लामा का प्रयोग किया जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक जानवर है लामा, इसका नाम होता है LAAMA, लामा का जो है परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा होता है।
और यह जो है लामा जो है ऊंट परिवार का सदस्य है, जो ऊंट है उसके परिवार का सदस्य है, ऊंट परिवार का सदस्य है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी भी यही है। ठीक है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी स्थलीय 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 पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और यह जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, और एंडीज का जो है सर्वोच्च शिखर एकांकगुआ यानी कि जो अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी जो है वो आपको बतानी है किस महाद्वीप में बहती है। तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है नील नदी की लंबाई, लंबाई जो है लंबाई 6,650 किलोमीटर है, किलोमीटर है। अब नील नदी जो है बिलू नील कहा जाता है जो इथोपिया से, और श्वेत नील है जो वो तंजानिया से की विक्टोरिया हिल से निकलती है, और दोनों जो है खार्तूम सूडान में मिल जाती हैं। ठीक है, और भूमध्य सागर में गिरती है। तो यह जो है भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, कांगो नदी जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है? प्रश्न नंबर 20वां, एक ही एक एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा, जो कर्क रेखा है, ठीक है, इसके अलावा भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है, तीनों ही गुजरती हैं? तो इसका नाम है भाई सिंपल सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, कर्क रेखा जो है आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, तीनों से गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका को देखो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। और इसके लिए नस्लवाद के कारण अंधेरा और काला महाद्वीप भी कहा जाता है। ये सब वर्ड अच्छे यूज नहीं होते हैं, अंधेरा महाद्वीप, काला महाद्वीप, अरे गलत वर्ड है, रेसिज्म थोड़ी ना फैलाना है अपन को। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट किलिमंजारो यानी कि 5,895 मीटर तंजानिया में स्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहा जाता है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है 5,895 मीटर तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तंजानिया में स्थित है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वैसे की सबसे बड़ी नदी जो है जल प्रवाह से कांगो नदी की लंबाई जो है वो नील नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, कौन सा जल निकाय अटलांटिक महासागर के समीप स्थित है और मेक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है? तो यहाँ पर आप इससे पूछा गया अटलांट निकाय है, जल निकाय है जो अटलांटिक महासागर के समीप स्थित है और मेक्सिको खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो देखो ऐसा जो निकाय का नाम है वो है कैरिबियन सागर। कौन सा? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर है जो अटलांटिक महासागर के समीप में स्थित है, और मेक्सिको की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व में है, उसके बीच में स्थित है, करीब करीब कह सकते हैं। तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है कैरिबियन सागर जो है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है, अमेरिका के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। और मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी जो है
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कैरिबियन सागर में जो है अनेक सारे कई सारे द्वीपीय देश भी हैं। कैरिबियन सागर में कुछ द्वीपीय देश के नाम आप देख लो, जैसे क्यूबा हो गया, क्यूबा एक द्वीपीय द्वीप है। जमाइका हो गया, जमाइका के बाद हेती है। इसके अलावा डोमिनिकन रिपब्लिक है यहाँ पर, डोमिनिकन पब्लिक या रिकन पब्लिक है, जो भी है पब्लिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हो बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। मृत घाटी यानी कि डेथ वैली जो है किस मसली क्षेत्र में स्थित है, जिसे 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और शुष्क मौसम शुष्क स्थान माना जाता है। तो मृत घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है? तो मृत घाटी जो है वो मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। मैंने आपको बताया हुआ था मोजावे रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। अब कैलिफोर्निया का नाम आ गया तो आपको तो पता हो जाना चाहिए कि स्थित है। तो मृत घाटी जो है मोजावे रेगिस्तान कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ठीक है, 1913 में यहाँ पर 1913 में इस रेगिस्तान में जो है 1913 में यहाँ पर 1913 में यहाँ पर 56.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यानी कि 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, जो विश्व में रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान था। तो उत्तर अमेरिका का जो सबसे निचला और सबसे शुष्क और सबसे गर्म स्थान में से एक है। अब यहाँ पर ठंडी कैलिफोर्निया धारा जो है मोजावे और सोनोरन रेगिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का प्रमुख भाग कहाँ स्थित है? सफेद कोह जो है पर्वत श्रृंखला, वो प्रमुख भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में जो कहाँ पर है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा पख्तूनवा प्रांत में स्थित है। ठीक है, और यह पर्वत श्रृंखला जो है पूर्व पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा तक फैली हुई है। और भारत पाकिस्तान के साथ देखो करीब करीब 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24वां। बर्फ और हिम का एक बड़ा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे अपने जमा स्थान से दूर और एक विशेष मार्ग पर चलता है, उसे क्या कहा जाता है? लेगून, हिमनद, भ्रमणशील पर्वत या पठार? तो बर्फ और हिम का एक बड़ा जमाव जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव होता है धीरे धीरे उससे क्या है अपने जमाव से एक दूसरे विशेष मार्ग पर चलता रहता है। तो इसको जो है हिमनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। यहाँ पर देखो ग्लेशियर कहा जाता है इसको। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर जो है बर्फ और हिम का एक प्रकार का बड़ा 12 मासी संचय होता है यहाँ पर। ठीक है, अपने भार और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो है धीरे धीरे नीचे या बाहर की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हिमनद के दो प्रकार होते हैं, एक पर्वतीय हिमनद, दूसरा होता है महाद्वीपीय हिमनद। विश्व का सबसे बड़ा जो हिमनद है अंटार्कटिका में स्थित है, और यहीं पर आपको एक और पता है आपको, अटलांटिक महासागर में हिमनद से ही टकराकर ही टाइटैनिक जहाज डूब गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर में समाहित होता है? तो ऐसा कौन सा महासागर है जो भूमध्य सागर में समाहित हो जाता है, कहें भूमध्य सागर में मिल जाता है? तो अभी आपको मैंने एक बताया हुआ था, जिब्राल्टर जल भूमध्य के बारे में बताया हुआ था, जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, और यही जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ रहा होता है। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अगर भूमध्य सागर से लगे हुए देशों के नाम आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, तो जैसे फ्रांस हो गया, इटली है, स्पेन है, इसके अलावा ग्रीस है, इसके अलावा तुर्की है, तुर्की के बाद साइप्रस है, साइप्रस के बाद लीबिया है, लीबिया है, इसके अलावा मोरक्को है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद ट्यूनेशिया है, ट्यूनीशिया है, इजराइल है, इजराइल है, इजराइल के बाद लेबनान है, लेबनान के बाद सीरिया है। तो इनके नाम आपको याद जरूर रखने हैं। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। विश्व में एकमात्र ऐसा सागर कौन सा है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है? तो ऐसा सागर आपको नाम बताना है कि कौन सा सागर है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। तो इसका नाम है सारगैसो सागर।
सारगेसो सागर है जो विश्व का एकमात्र सागर है और इसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है सारगेसो सागर। ठीक है, सरेगेसो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सारगेसो या सरेगेसो सागर भी कहा जाता है, इसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है। और यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है, महासागर में स्थित है। ठीक है, और चारों ओर से जो है महासागरीय धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, उत्तरी अटलांटिक धारा हो गई, कैनारी धारा हो गई, उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा हो गई, तो इनसे घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। नील नदी का पानी बहकर कहाँ बहकर समाप्त होता है? नील नदी का पानी जो है कहाँ बहकर समाप्त होता है? तो आपको पता है कि नील नदी कहाँ पर गिरती है? मैंने अभी पहले भी बताया हुआ था कि भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी जो है मिस्र में एक प्रकार से डेल्टा बनाती है और भू सागर में मिलती है। ठीक है, तो मिस्र में डेल्टा बनाते हुए बनाते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है। भूमध्य सागर में मिलती है। ठीक है, और विक्टोरिया झील जो है नील नदी का उद्गम स्रोत है, जो अब यहाँ पर कुछ देशों से होती है। जैसे विक्टोरिया झील है जो ये 3 देशों में है। ठीक है, जैसे युगांडा हो गया। कौन कौन युगांडा गया है भाई? युगांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया की सीमा पर स्थित है। तंजानिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है टंगानिका झील, तंजानिका कहा जाता है इसको, टंगानिका लिखा हुआ है इसमें। तो तंजानिका झील है जो वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, तंजानिया में है। इसके अलावा बुरुंडी और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। तो कौन कौन से हैं? लेक तंजानिका, कांगो हो गया, कांगो है, तंजानिया है, इसके अलावा बुरुंडी हो गया और जाम्बिया हो गया। ये वाली कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी नंबर सही आंसर है। प्रश्न नंबर है 28वां। हुका जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुका जलप्रपात के बारे में पूछा हुआ है कि हुका जलप्रपात कहाँ स्थित है या हुका फॉल्स कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो है हुका जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में स्थित है। अब न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर, उत्तरी द्वीप पर तोपो झील से बहने वाली, उत्तरी झील से उत्तरी द्वीप पर तोपो झील से बहने वाली वाईकाटो नदी पर स्थित है। वाईकाटो नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है न्यूजीलैंड का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। ठीक है, और न्यूजीलैंड जो है ओशनिया या पोलिनेशिया का भाग में से एक है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हमें कहाँ पर मिलता है? वेनेजुएला में मिलता है, एंजल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29वां। लाल झील यानी कि रेड लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? रेड लेक जो है वो अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। रेड लेक अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित है। और इस राज्य में जो है राज्य में ये बेल्ट्रॉमी काउंटी में स्थित है। बेल्ट्रॉमी काउंटी में स्थित है, काउंटी में स्थित है। ठीक है, और अमेरिका में यह है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक झील में से एक है। अब उत्तरी अमेरिका की कुछ झीलों के नाम देखा जाए तो ह्यूरॉन झील हो गया और ऑन्टोरियो हो गया, मिशिगन हो गया, एरी हो गया, सुपीरियर झील हो गई, ये सारी होती हैं। अब यहाँ पर जैसे सुपीरियर झील है, ये सारी जो है होम्स अमेरिका और कनाडा की लगभग 49 डिग्री अक्षांश के पास आसपास ये सारी 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 झीलें हैं। इसको महान झीलें भी कहा जाता है या ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30वां। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है? तो कौन सी झील है जो वो है टिटिकाका लेक। कौन सी? टिटिकाका लेक है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। ठीक है, नौगम्य का मतलब है नेविगेबल, नेविगेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, नेविगेबल झील, नेविगेबल लेक है जो स्थित है। अब यह जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर एंडीज पर्वत पर स्थित है। पेरू और बोलीविया बोलीविया की सीमा पर
पर, एंडीज पर्वत पर स्थित है, एंडीज पर्वत पर लगभग लगभग 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के एकमात्र लैंड लॉक्ड एरिया में स्थित हैं। ठीक है, तो बोलीविया और पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका के लैंड लॉक्ड देश हैं। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्री, अमेरिका की लैंड लॉक्ड कंट्री जो हैं कौन कौन सी हो जाएंगी? बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के एकमात्र स्थलावृद्ध देश में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। जल प्रवाह मात्रा और अटलांटिक महासागर में निकासी के हिसाब से विश्व की सबसे शक्तिशाली नदी कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था जल प्रवाह मात्रा के अधिक से जो विश्व की सबसे शक्तिशाली नदी है, मैंने इसका नाम भी आपको बताया हुआ था। अमेजन नदी है, जो अमेजन का नदी जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नदियों में से एक है। अब यह जो अमेजन नदी है कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, महासागर में गिरती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। वहीं पर जो नील नदी की लंबाई है, तो नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो नील नदी की लंबाई अमेजन से अधिक हो जाती है। ठीक है, और अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है, इसमें लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर अमेजन नदी जैसे दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, पेरू, कोलंबिया से होकर बह रही होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 32वां, गहराई के अनुसार जो है, गहराई के अनुसार लगाना है आपको, झीलों का जो है सही क्रम क्रम जो है अधिकतम से न्यूनतम क्या है? तो गहराई के अनुसार देखो सबसे पहले आ जाती है जैसे बैकाल झील है। बैकाल झील कितनी हो जाती है यहाँ पर? बैकाल झील, तो बैकाल झील है जो 1642 मीटर रूस में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा टंकानिका लेक हो गया, तंजानिका लेक भी होते बोलते हैं इसको, तो तंजानिका लेक जो है वो 1471 मीटर हो जाती है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है कैस्पियन सागर आ जाएगा, कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर जो है 1025 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा वोस्तोक सागर आ जाएगा, वोस्तोक सागर जो है वो लगभग देखा जाए तो 900 मीटर के आसपास स्थित है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैस्पियन सागर में जो लगे देश हो जाएंगे जैसे तुर्कमेस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस, ईरान, कजाकिस्तान हो गया, ये सारे सही आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर सही आंसर है इसका। अच्छा, इसमें हम मैं कहाँ पे, इसमें देखो क्या क्या है। 1471 मीटर, सबसे पहले टंगानिका लेक आ जाएगी, तो बैकाल झील आ जाएगी, फिर टंगानिका लेक। अच्छा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला, तो बी नंबर नहीं सी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। कौन सा सागर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है, और कुल यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, इकाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 14,91,000 वर्ग मीटर मील क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखो कौन से उसमें फैला हुआ है, तो देखो यह जो है अरब सागर के जो है हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर जो है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है अरब सागर में। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब की खाड़ी से जुड़ता है, तो ये जो है अरब सागर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम में जो ओमान की खाड़ी जो है होर्मुज जलडोरू मध्य से के माध्यम से जो फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, और दक्षिण पश्चिम में जो अदन की खाड़ी से बाबल मंदिर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां। झीलों को उनके देशों के साथ मिलाइए। तो ये झीलें दी हुई हैं और इनके देशों के साथ हमको एक दूसरे से मिलाना हुआ है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये झीलें जो है वो किस देश में हैं, स्थित हैं या कहाँ पर स्थित हैं, तो इनके बारे में एक एक करके हम इनको मिलाना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखो एक एक करके देखते हैं। जो बैकाल झील है, तो बैकाल झील आपको कहाँ पर मिलती है? यह जो रूस में मिलती है, और रूस की सबसे गहरी झील में से स्थित है ये। ठीक है, तो पहले का जो है वो डी नंबर हो जाएगा, पहले का डी है। अब जब पहले का डी है तो इसको एलिमिनेट करो, एक ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ए वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए वाला भी एलिमिनेट, से तीनों एलिमिनेट हो गए। अब कोई सा बचा? ए वाला सही बचा। अब जब आपको ऐसे आंसर, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और तुरंत का तुरंत आंसर मिल जाता है, एलिमिनेशन से मिल जाता है,
तो मैं एक बार कहूँगा कि हल्का एलिमिनेशन ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन नहीं है। कई बार आप हल्के एलिमिनेशन से भी, जैसे सामान्य तौर पे अगर किसी ने सुपीरियर झील के बारे में पढ़ा हुआ है और आपको पता है सुपीरियर झील जो है वो कनाडा और अमेरिका में दोनों जगह पर स्थित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, क्योंकि ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो सुपीरियर झील जब आपको पता चलेगा कि दूसरे का बी है, तो आप एक बार हो जाओगे कन्फर्म यार कि यार बी तो है ही। तो यहाँ भी आप एक प्रकार से एलिमिनेट कर सकते थे आप इसको, और यहाँ पर देखो जो जहाँ जहाँ बी है तो इसको निकाल सकते थे, इसको भी निकाल सकते थे, इसको निकाल सकते थे, तो ए वाला बचता वहाँ पर। तो आप इस तरीके से प्रयास किया करो कई बार छोटे मोटे एलिमिनेशन लगाने का। तो यहाँ पर जैसे आंसर आएगा कि जो लोच नेस झील है, तो लोच नेस झील जो है वो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में ही है। ठीक है, और यहाँ पे विक्टोरिया जो झील है जो वो युगांडा एंड तंजानिया में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब विक्टोरिया झील है जो 3 कंट्रीज में है, कहाँ पर, युगांडा और तंजानिया में तो है ही, इसके अलावा अगर देखा जाए तो केन्या में भी है। कहाँ पर है, केन्या पर है, तीनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, स्कॉटलैंड और यूके, स्कॉटलैंड जो है यूके का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है यह झील जो लोच नेस झील है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो देश के नाम दिए हुए हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो आपको एक अच्छी चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा देश है, जैसे कि अलग अलग देश, अब जैसे चीन है, तो चीन जो है वो ध्रुवीय देश कैसे हो सकता है, कहाँ पर से ही हो सकता है। चिली है तो चिली भी नहीं हो सकता है। ये 2 देश के नाम को अच्छे से आपको समझ में आ गए। थोड़ा सा कोलंबिया में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कोलंबिया भी एक जो है, कोलंबिया और चिली जो है दक्षिण अमेरिका के पार्ट हैं। ठीक है, तो अब कोलंबिया भी जब दक्षिण अमेरिका के पार्ट हैं, तो ये तीनों, कोलंबिया हो गया, चिली हो गया, दक्षिण अमेरिका के पार्ट है। अगर आपने मैपिंग अच्छे से की तो आप 100% श्योर है जो कनाडा है, तो कनाडा एक ध्रुवीय क्षेत्र देश में आता है। ठीक है, अब कनाडा का जो उत्तरी भाग है, कनाडा का उत्तरी भाग आर्कटिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। कहाँ तक, आर्कटिक क्षेत्र तक फैला हुआ है, आर्कटिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में आने वाले कुछ देश नाम नोट कर लो आप। ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाले देश कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कनाडा हो गया, कनाडा है, रूस है, नॉर्वे है, और इसके अलावा ग्रीनलैंड, डेनमार्क है। डेनमार्क कैसे आ जाता है, डेनमार्क नहीं आता है, लेकिन डेनमार्क में जो एक ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड जो है स्वायत्त क्षेत्र है डेनमार्क का। ठीक है, तो ग्रीनलैंड भी आ जाता है इसमें। इसके अलावा अलास्का है, अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, तो यूएसए का पार्ट है, तो ये भी आ जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक जाति निवास करती है, या ध्रुवीय जो एस्किमो लोग होते हैं, इन जिनको इनुइट बोलते हैं, वो लोग यहाँ पर निवास कर रहे होते हैं। और एस्किमो जो है वो किस में रहते हैं, किस घर में रहते हैं, इग्लू घर में रहते हैं, इग्लू का घर बना के। प्रश्न नंबर 36वां है, कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की गतियों में परिवर्तन के सामूहिक प्रभाव को उसके जलवायु पर वर्णित करता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, परिवर्तनीय सिद्धांत, कोपर्निकस का सूर्य केंद्र सिद्धांत, और मिलनकोविच सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो जलवायु पर वर्णित करता है, तो आपको बताना हुआ है। तो यहाँ पर देखो, मिलनकोविच सिद्धांत है, जो मिलनकोविच सिद्धांत है, यहाँ पर मिलनकोविच सिद्धांत है, पृथ्वी की गतियों यानी कि पृथ्वी की कक्षा जो है उसकी केंद्रता, अच्छी झुकाव, पूर्वगमन, इन सब में जो है हजारों वर्षों में जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे होते हैं, उनकी सामूहिक जलवायु के प्रभाव का वर्णन करता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा सिद्धांत है, मिलनकोविच सिद्धांत है, जो पृथ्वी की गतियों, पृथ्वी की गतियां हैं जो भी हैं, तो पृथ्वी की गतियां हो गई, गतियों। इसके अलावा देखा जाए तो पृथ्वी की कक्षा की केंद्रता, पृथ्वी की कक्षा की केंद्रता, विकेंद्रता, सॉरी, विकेंद्रता, और इसके अलावा अक्षीय झुकाव, और इसके अलावा पूर्वगमन। इन सब में को मिलाकर जो कह सकते हैं कि जो हजारों वर्षों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे होते हैं, सामूहिक जलवायु परिवर्तन होता है, तो इन्हीं प्रभावों का इसमें वर्णन करता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो मिलनकोविच सिद्धांत है, यह जो है हिम युग में भी व्याख्या करने की सिद्धांत, हिम युग की भी व्याख्या करता है। यहाँ पर देखो, जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि 1912 में दिया गया था।
इसके अलावा जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है किसने दिया हुआ था, मैकेंजी एंड पार्कर ने दिया हुआ था, मैकेंजी एंड पार्कर के द्वारा दिया गया था, जो कि कब दिया गया था, 1967 में दिया गया था। और कोपरनिकस का जो सूर्य केंद्र सिद्धांत है कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, ये 1543 में दिया गया था। तो सही आंसर जो है हालांकि वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, बरमूडा द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बरमूडा द्वीप समूह जो है कैरिबियन सागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, मेक्सिको खाड़ी में स्थित है या भूमध्य सागर में स्थित है। तो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, तो बेसिकली जो बरमूडा द्वीप समूह स्थित है वो कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक प्रकार से बरमूडा द्वीप समूह है, यहाँ पर ब्रिटेन का यह प्रवासी क्षेत्र है, ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पूर्वी तट जो है, पूर्वी तट में है, कैप हैटरस उत्तरी कैरोलिना के लगभग 1550 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा जो है बरमूडा जो है वो एक त्रिकोण में पड़ता है, जहाँ पर जो है अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक और एक काल्पनिक त्रिज्याकार में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जो बरमूडा जो है, यहाँ पर जो बरमूडा द्वीप समूह है, यह जो है सारगेसो सागर में एकमात्र निकट स्थित है। ठीक है, सारगेसो सागर के नियर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहते हैं, एक किस देश के अलगाववादी क्षेत्र हैं। तो डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये देखो, आपने अगर न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये यूक्रेन के पार्ट हैं, इसके यूक्रेन के पार्ट हैं। यहाँ पर देखो 2014 में जो है यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ये हैं, यहाँ पर रूस के समर्थित लोग रहते हैं, समर्थित लोग रहते हैं। ठीक है, और 2022 में जो है रूस ने इन्हें स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी। 2022 में रूस ने इन्हें स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी, गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी, मान्यता दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, विक्की ने अपने दोस्तों को स्टुअर्ट द्वीप, प्लेंटी की खाड़ी और हॉक्स की खाड़ी की यात्रा के बारे में बताया। विक्की ने किस देश की यात्रा की, तो इसने कुल मिला के पूछा हुआ है, जो स्टुअर्ट द्वीप है और प्लेंटी की खाड़ी है और हॉक्स की खाड़ी है, ये तीनों जो हैं क्षेत्र हैं, कहाँ पर और किस देश के पास पड़ते हैं। तो अभी देखो आपको अच्छे से पता है, भारत के प्रधानमंत्री एक देश की यात्रा पर हैं जिसका नाम है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। वहाँ पर ये क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जो है नृत्य का आनंद ले रहे थे। अब नृत्य का जब ये आनंद ले रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि यह कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, न्यूजीलैंड में स्थित है। अब स्टुअर्ट द्वीप है जो, वो न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो स्टुअर्ट द्वीप है, यहाँ पर जो स्टुअर्ट द्वीप का नाम दिया हुआ है। ठीक है, स्टुअर्ट द्वीप, तो स्टुअर्ट द्वीप जो है वो न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हालांकि वो सी नंबर हो जाएगा, और यह जो है दक्षिणी सिरे में स्थित है। बे ऑफ प्लेंटी या प्लेंटी की खाड़ी जो है वो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्वी द्वीप या उत्तर पूर्वी तट पर है, और हॉक्स की खाड़ी जो है वो उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की जो है वो पोलिनेशिया का हिस्सा है, इसकी राजधानी है वो वेलिंगटन है। ठीक है, और इसका जो उच्चतम शिखर है न्यूजीलैंड का, वो है माउंट कुक। तो न्यूजीलैंड का उच्चतम शिखर माउंट कुक है, माउंट कुक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अफ्रीका का आपको बताना है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एटलस पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, माउंट केन्या या माउंट एल्गन। तो यहाँ पर देखो जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, अब माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का लगभग लगभग 5,895 मीटर है। ठीक है, लगभग 5,895 मीटर ऊंचा है, और यही जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यह किलिमंजारो है कहाँ पर स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है।
तंजानिया में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है, एक प्रकार से फ्री स्टैंडिंग पर्वत, फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। ठीक है। और यह जो है पर्वत श्रृंखला जो है किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और एटलस पर्वत श्रृंखला है जो वो क्या बस कह सकते हैं अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये और भी अगर तुमने नाम सुने होगा, जैसे एवरेस्ट है वो एशिया में है, एशिया में यानी कि नेपाल में स्थित है। एकांकुआ है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किलिमंजारो जो हो गया वो अफ्रीका में ही हो गया। एल्ब्रुस जो हो गया वो यूरोप में है। देनाली जो है वो उत्तर अमेरिका में स्थित है। विंसन जो है अंटार्कटिका में स्थित है। पुंचक जो है वो ओशनिया में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बी नंबर नोटिस कर लेना है कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अब यहाँ पर देखो अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कुवैत है, ओमान है, यमन है। तो ये तीनों जो देश हैं वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा हैं। अगर आप अरब प्रायद्वीप देखोगे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो जैसे यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यमन है, ठीक है, यहाँ पर कुवैत है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देश बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, और जॉर्डन जो है वो यहाँ पर कहीं पर स्थित है। ठीक है, इजराइल के आसपास। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। अरब प्रायद्वीप के कुछ देश स्थित हैं अरब प्रायद्वीप में, तो सारे देशों के नाम रख लो। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं? जब हम मैप पढ़ेंगे तब हम आपको बता देंगे सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट। तो सऊदी अरब, सऊदी अरब, इसके बाद जो है यमन, यमन, ओमान, ओमान, और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, कुवैत, कुवैत, कतर, और बहरीन। ये कंट्रियां हैं जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा जॉर्डन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त है और विश्व के दो औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है? इनमें से कौन सा समुद्री मार्ग है जो कि मतलब दो विकसित मतलब दो औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है? तो आपने एक तो पढ़ा होगा, आराम से पढ़ा होगा, कि जो यहाँ पर उटली अंटार्कटिक समुद्री मार्ग है वो एक दूसरे को जुड़ता है। और जब मैंने बताया हुआ था कि जब अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर देखो जाए तो ये वाला जो है सबसे व्यस्ततम पार्ट में से एक होता है। जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, समुद्री मार्गों में से एक है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो बेसिकली क्या है पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को एक दूसरे से जुड़ रहा होता है। ठीक है। और इस मार्ग पर जो विश्व के कुल व्यापार का लगभग 25% से अधिक होता है। तो कुल व्यापार का लगभग 25% से होता है, लगभग 25% से अधिक होता है, 25% से अधिक होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, अभी अभी मैंने पूछा हुआ था। हालांकि देखो यहाँ पर प्रश्न है जो वो अलग तरीके से बना। अब यहाँ पर देखो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यूपीएससी जो सीएपीएफ है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीडीएस में पूछा गया था। कुवैत, ओमान, यमन और जॉर्डन सेम ही है यहाँ पर। ठीक है। कुवैत, ओमान, यमन सही है, सिर्फ वो वाला यहाँ पर चेंज कर दिया है, इतना बस देख लो। तो कई बार पीवाईक्यू पढ़ने का फायदा ये भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो सेम रिपीटेड होते हैं, बस चीज़ें चेंज कर दी होती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लीबिया हो जाएगा। लीबिया जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अब लीबिया की जो राजधानी है वो त्रिपोली है। लीबिया की जो राजधानी है वो त्रिपोली है। ठीक है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रख लेना इसको। ठीक है। अब यहाँ पर लीबिया की जो सीमा लगती है, जैसे वो मिस्र से लगती है, सूडान से लगती है, चाड से लगती है, नाइजर से लगती है, अल्जीरिया से लगती है, इसके अलावा ट्यूनीसिया से भी लगती है, ट्यूनीसिया से भी लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन की सीमा साझा नहीं करता है? तो यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो बताना है आपको। देखो कई बार जो जैसे अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो आपको करंट अफेयर्स में जो भी कंट्रीज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं उनको पढ़ के जाना है। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब सी ए पी एफ 2024 में पूछा गया था, यानी कि 2023 का जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसने यूक्रेन की सीमा को उसने पढ़ना ही चाहिए था। इसी प्रकार से अगर 2026 में जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपको यूक्रेन के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ के जाना ही चाहिए। अब यूक्रेन जो है वो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं 7 देश? जैसे रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, पोलैंड, इसके अलावा स्लोवाकिया है, इसके अलावा रोमानिया है और हंगरी है और मोल्दोवा है, तो यहाँ पर रोमानिया भी आ जाएगा, मोल्दोवा भी आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पोलैंड भी आ जाएगा। तो ये तीनों कंट्री आ जाती हैं, ठीक है। जो लिथुआनिया है वह साझा नहीं करता है, ठीक है। अब जो लिथुआनिया है तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर सिंपल सा है, यूक्रेन जो है वो साझा नहीं करता है। अब लिथुआनी जैसे बेलारूस, पोलैंड, लातविया है जो, और रूस है जो, तो एक कैलेंडर जो है और लिथुआनिया को घेरे रखा हुआ है, ठीक है। बाल्टिक राज्यों में अगर देखा जाए तो एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। तो बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देशों में कौन कौन सी हो जाएंगी? तो बाल्टिक देशों में आ जाएगा एस्टोनिया, लातविया, और लिथुआनिया है। तो इस तरीके से आप इनको तीन को कर सकते हो। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45, तो आप इसको नोटिस कर लो कि 45 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी सा गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका सही आंसर देखना है 45 का सही आंसर। 45 क्वेश्चन है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तट के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर एक एक करके अगर पढ़ते हैं हम, तो जैसे यह हिंद महासागर के किनारे स्थित है, यह जो है हिंद महासागर के किनारे स्थित है। यहाँ दिसंबर और जनवरी के सर्दी के महीनों में वर्षा होती है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा कथन सही है, इसने सही कथन पूछा हुआ है। यहाँ पर जो है देखो हिंद महासागर के किनारे में स्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है हिंद महासागर के किनारे में स्थित ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यह जो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का तट जो है दक्षिणी महासागर जो साउदर्न ओशियन था उसके किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर एक पहला कथन गलत हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी महासागर में स्थित है, दक्षिणी महासागर के किनारे पर स्थित है, दक्षिणी महासागर। यह यहाँ दिसंबर और जनवरी के सर्दी के महीनों में वर्षा होती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है कौन से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है दिसंबर और जनवरी में जो है यहाँ पर गर्मी होती है। जब भारत में ठंडी पड़ती है दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की, तब यहाँ पर क्या है, गर्मी होती है, ना कि सर्दी होती है। तो ये भी गलत हो जाता है। तो ये दोनों गलत हैं, तो ना तो एक सही है और ना तो दो ही सही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील जो है आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो वो है आयर झील, आयर झील है, ठीक है। तो इसको आपको नोटिस कर लेना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 से। प्रश्न नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड देश है। तो सबसे बड़ा देश बताना है आपको जो स्थलरुद्ध है। तो देखो मंगोलिया भी स्थलरुद्ध देश है, अफगानिस्तान भी है और बोलीविया भी है। तो ये तीनों कंट्री जो है वो स्थलरुद्ध देश भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ा देश में है, और यह जो है मध्य एशिया में स्थित है, मध्य एशिया कंट्रीज है, मध्य एशियाई कंट्रीज है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना, अस्थाना, अस्ताना राजधानी है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मध्य एशिया के कुछ देशों के नाम। तो मध्य एशिया की कुछ कंट्रीज के नाम आपको जरूर नोटिस कर लेना है और नाम याद जरूर कर लेना है इनके, कि मध्य एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो मध्य एशिया वाले देश तो कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे यहाँ पर आ जाएगा कजाकिस्तान, कजा कजाकिस्तान कजाकिस्तान आ जाएगा। इसके अलावा किर्गिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान,
किर्गिस्तान आ जाएगा। इसके अलावा ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये सारे 5 कंट्रीज के नाम बताना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आप इनको अच्छे से रट्टा मान लो कि भैया ये वाला सही आंसर है इसका, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। 47 कहता है कि महान खारी झील ग्रेट विटर लेक जो है वो किसका हिस्सा है। तो जो खारी झील है, अब आपको अच्छे से पता है कि महान खारी झील है या ग्रेट विटर लेक जो है वो किसका पार्ट है, सुएज नहर का पार्ट है। किसका, सुएज नहर का पार्ट है। तो इसका बी नंबर से हो जाएगा। अब सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जुड़ती है। ठीक है, और यह जो है मिस्र में स्थित है। सुएज नहर जो है वो कहाँ पर स्थित है, मिस्र में स्थित है, मिस्र में स्थित है। और सुएज नहर जो है वो 1869 में खोली गई थी, 1869 में सुएज नहर खोली गई थी, सुएज नहर खोली गई थी, खोली गई थी। ठीक है, और इससे जो है यूरोप में, यूरोप से एशिया तक की दूरी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुएज नहर है, सी नंबर। ठीक है, अब जो पनामा नहर यहाँ पर दी हुई है, तो पनामा नहर बेसिकली उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच होकर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है। तो देखो चाबहार जो है वो करंट का हो गया, करंट अफेयर्स का ना, कि चाबहार बंदरगाह आपको पता होना चाहिए। तो अफगानिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है, तुर्की तो, अब देखो ये तो लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगी, लैंड लॉक्ड, तुर्की भी नहीं है यहाँ पर, यूए भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो ईरान हो जाएगा। सही आंसर क्या है, ईरान सही आंसर है, यानी कि डी नंबर सही आंसर होगा। चाबहार बंदरगाह जो है, अब इसका जो विकास है वो भारत ने किया हुआ था। ठीक है, और क्यों किया हुआ था, कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। तो चाबहार बंदरगाह का विकास जो है भारत ने किया हुआ था। और क्यों किया हुआ था, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, मध्य एशिया, एशिया तक पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 49 कि विक्टोरिया झील जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह झील जो है 4 देशों में विभाजित है और इसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो अब यहाँ पर जो है जो विक्टोरिया झील के बारे में आपने पढ़ना है, तो देखो यह जो झील है वो 4 देशों में अवस्थित है। तो यह जो 4 देशों में नहीं है, ये 3 देशों में स्थित है। कहाँ पर, 3 देशों में स्थित है। अब 3 देशों में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे युगांडा, युगांडा और इसके अलावा केन्या, केन्या और तंजानिया, तंजानिया। इसके बारे में भी आपको बताया भी था मैंने। तो ये 3 जिलों में स्थित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है वो 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, एकदम सही है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो यह जो है अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, कह सकते हैं भ्रंश घाटी की 2 शाखाओं के बीच एक उठे हुए पठार पर है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर कह सकते हैं भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी की शाखाओं के बीच, शाखाओं के बीच स्थित एक उठे हुए पठार पर स्थित है, एक उठे हुए पठार पर स्थित है, पठार पर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल 2। ठीक है, क्योंकि आपका 1 और 3 तो गलत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो एक विक्टोरिया झील है, ये नील नदी का उद्गम भी है, नील नदी का उद्गम भी है, नील नदी का उद्गम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यूरोप में राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है, नहीं है पूछा हुआ है। अब राइन नदी है जो वो कई देशों से बहकर जाती है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि राइन नदी जो है वो किस नदी के किनारे, मतलब कौन सी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो जैसे यहाँ पर जो बयाना है, ऑस्ट्रेलिया का जो बयाना है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि यह जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, नदी के
किनारे स्थित है। तो इसका डी नंबर से आंसर होगा, जहाँ की स्ट्रासबर्ग है, रॉटरडैम है नीदरलैंड्स, और कोलोन जो है जर्मनी में है। तो ये सारे जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। अब राइन नदी जो है वो स्विट्जरलैंड के अल्प्स पर्वत से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? राइन नदी, राइन नदी कहाँ से निकलती है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के अल्प्स पर्वत से निकलकर निकलकर जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से होते हुए मतलब निकलती है। और यहाँ से कहाँ कहाँ किन किन देशों में जाती है? जर्मनी से होती है, फिर फ्रांस से भी, और इसके अलावा नीदरलैंड से। तो ये कंट्री हैं जहाँ से यह होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? नॉर्थ सी में गिर जाती है। तो नॉर्थ सी में गिरती है राइन नदी। इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है फारस की खाड़ी के किनारे स्थित नहीं है? तो फारस की खाड़ी के किनारे स्थित नहीं है। अब इन शहरों के नाम आप एक एक करके पढ़ लो। ठीक है, अब जैसे दोहा है जो, ठीक है, तो दोहा यहाँ पर स्थित नहीं है। ठीक है, दोहा नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर देखा जाए जो दुबई है तो वो भी यहाँ पर नहीं स्थित है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर इसने पूछा है कि फारस की खाड़ी के स्थित नहीं है, स्थित स्थित नहीं है पूछा हुआ है, स्थित नहीं है, ध्यान रखना। कई बार मैं यहाँ पर भी जब पढ़ता नहीं हूँ एकदम प्रॉपरली, तो नहीं है मतलब नहीं है। ठीक है, अब वो शहरों के नाम बताना है। जैसे यहाँ पर जेहा, जो यहाँ पर जेद्दा दिया हुआ है और यानदबू दिया हुआ है, ये दोनों जो हैं वो फारस की खाड़ी में स्थित हैं। ठीक है, अब फारस की खाड़ी में जो है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जो दोहा है वो कतर की राजधानी है, कतर की राजधानी है, और दुबई है जो, वो यूएई की राजधानी है, यूएई की राजधानी है। अब ये दोनों जो हैं वो फारस की खाड़ी के किनारे नहीं बल्कि किसके किनारे स्थित हैं? रेड सी के किनारे स्थित हैं। रेड रेड सी के किनारे स्थित हैं, रेड सी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो है वो 3 और 4 हो जाएगा कि इसके किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। अगर देखा जाए तो बाल्टिक कंट्रीज के अभी भी मैंने आपको नाम भी बताए हुए थे। ठीक है, अब बाल्टिक सागर से लगे कुछ देशों के नाम आप जान लो। पहले नंबर, बाल्टिक सागर से लगे देशों के नाम, डेनमार्क आ जाएगा, डेनमार्क आ जाएगा, इसके अलावा एस्टोनिया आ जाएगा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इसके अलावा फिनलैंड, फिनलैंड और जर्मनी, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लातविया और लिथुआनिया, लिथुआनिया, और इसके अलावा पोलैंड और रूस और स्वीडन, रूस और स्वीडन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई कंट्रियों के नाम देख लो आप थोड़ी सा। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो स्कैंडिनेवियाई देश, नेवियाई देश, तो कौन कौन से हो जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, और डेनमार्क। तो इस स्वीडन जो है, अब इसने पूछा हुआ है बाल्टिक तट पर स्थित नहीं है, बाल्टिक तट पर स्थित नहीं है। तो जो स्वीडन और नॉर्वे है, स्वीडन और नॉर्वे हैं, ये बाल्टिक तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना है आपको, डी नंबर सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। बालखास झील जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बालखास झील है जो, वो किस देश में स्थित है आपको बताना है। कजाकिस्तान में स्थित है, किर्गिस्तान में स्थित है, या उज्बेकिस्तान में स्थित है, या तुर्कमेनिस्तान में स्थित है? तो देखो, बलखास झील है जो, वो एक अंतरस्थलीय झील है। ठीक है, कौन सी अंतरस्थलीय झील है? और यह जो है कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? कजाकिस्तान में स्थित है। यह झील की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका जो पश्चिमी भाग है वो मीठी पानी के लिए, और जो पूर्वी भाग है, अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ी सा वो है, आप इस तरीके से याद रखो इसको। पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी भाग इसका मीठा होता है। ठीक है, और जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग कैसा है? खारा पानी होता है इसमें, खारा पानी होता है इसमें। ठीक है, वहीं पर जो कजाकिस्तान की राजधानी है वो अस्ताना है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है। और यहाँ की जो भाषा है वो कजाक है। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। इसी वजह से ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर उसकी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी उसमें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है
गैलापागोस द्वीप जो है समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बने हैं, ये दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू का हिस्सा है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इनमें से कौन सा देश है, तो गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो एक और दो है, केवल एक और दो है, दो केवल दो और तीन है, और केवल तीन है। तो देखो गैलापागोस द्वीप समूह जो है यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है ये वाला द्वीप समूह। और यह जो है वो ज्वालामुखी द्वीप के कारण ही बने हुए हैं, तो एकदम सही हो जाएगा ये वाला। यह जो है इसमें पूछा है कि यह जो है दक्षिण अमेरिकी देश में पेरू का हिस्सा है, तो पेरू का नहीं बल्कि किसका हिस्सा है, इक्वाडोर का हिस्सा है। इक्वाडोर का हिस्सा है ये वाला। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा आपका, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये वाला भी गलत हो, ये वाला भी गलत हो जाएगा। हालांकि आपका पहला सही है, तो यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा आपको। तीसरा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, तो एकदम सही है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था ये वाला। ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो जो है इक्वाडोर में ही है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन का प्रमुख भाग किस क्षेत्र में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन का प्रमुख भाग किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन का प्रमुख भाग किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड या उत्तरी क्षेत्र? तो इसमें से आपको बताना है ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन बताना है आपको। ठीक है, गहरा ऑर्टिजियन बेसिन भी कहा जाता है इसको। तो एक प्रकार से जो है ये ग्रेट ऑर्जियन बेसिन है, ये जो है विक्टोरिया, सॉरी क्वींसलैंड का पार्ट है। किसका? क्वींसलैंड का पार्ट है। अब ग्रेट ऑर्टिजियन या कहा जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा ऑर्टिजियन बेसिन है। ठीक है, विश्व का विश्व का सबसे बड़ा और गहरा ऑर्टिजियन बेसिन है। ऑर्टिजियन बेसिन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यह जो है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद भी रख लेना है। ऑर्टिजिन बेसिन जो है एक प्रकार का निम्न क्षेत्र होता है जहाँ का जो भूजल है आसपास की चट्टानों में दबाव में होता है, और नलकूप और खोदने पर पानी अपने आप में ऊपर आता है। ठीक है, तो ऑर्टिजिन बेसिन आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि यहाँ पर जो है भूजल आसपास की चट्टानों के दबाव से ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ का जो भूजल होता है, और जो नलकूप खोदेंगे थोड़ी सा, और पानी जो अपने आप ऊपर आ जाता है, तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 है। सोई नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सोई नहर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सोई जो है वो एक मानव निर्मित नौवहन नहर है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका आर्थिक महत्व पनामा नहर से कम है। तो यहाँ पर इसने कहा हुआ है कि इसका आर्थिक महत्व जो है वो पनामा नहर से कम है। तो देखो यह जो है आर्थिक महत्व जो है वो पनामा नहर से कम नहीं है बल्कि अधिक है इसका। ठीक है, तो पनामा नहर से कम नहीं बल्कि अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो यूरोप और एशिया जो है व्यापार की दूरी बहुत कम हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अधिक व्यापार भी हो पाता है। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला। तो ये नहर मानव निर्मित एक नौवहन नहर है, तो बिल्कुल सही है ये वाला, मानव निर्मित नौवहन नहर है, और 1869 में खोली गई थी। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ था। इस भूमध्य सागर में जो है पोर्ट सैयद और लाल सागर में जो है पोर्ट तौफीक जो है एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, तो एक और दो सही है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जो है वो स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक्ड है? तो आपको इस जल निकाय का नाम बताना है कि वो स्थल अवरुद्ध है या लैंड लॉक्ड भी है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे भूमध्य सागर है, काला सागर है, लाल सागर है या कैस्पियन सागर है, तो इनमें से कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है जो वो एक स्थल अवरुद्ध जल निकाय है। ठीक है, यहाँ पर जो कैस्पियन सागर हो जाएगा वो स्थल अवरुद्ध जल निकाय हो जाएगा, और वास्तव में एक झील है एक प्रकार की, बल्कि सागर नहीं है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर जो है वो एक प्रकार की झील है, सागर नहीं है। ठीक है, एक झील है, नाम उसका सागर दिया है, झील है ये। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर एक प्रकार की झील है, किसी प्रकार का सागर नहीं है। ठीक है, और यह क्योंकि यह जो है किसी भी महासागर से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। अब कैस्पियन सागर से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से देश लगे होते हैं, तो जैसे कैस्पियन सागर से कौन कौन से लगते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अजरबैजान आ जाएगा। इसके अलावा रूस आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे जो कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर में वोल्गा, उराल और तेरेक जैसी नदियाँ होती हैं, वो अपनी पानी यहाँ पर गिराती हुई हैं। ठीक है, और वहीं पर जैसे भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर जो है जिब्राल्टर जलसमुद्र मध्य से अटलांटिक से जुड़ता है। ठीक है, भूमध्य सागर जो है जिब्राल्टर और जलसमुद्र से अटलांटिक महासागर से जुड़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? अभी अभी मैंने बताया हुआ, तो जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर से गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। अब वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह जो है रूस से बहकर क्या है कैस्पियन सागर में गिरती है। अब वोल्गा नदी की जो लंबाई है वो 3,530 किलोमीटर है, 3,530 किलोमीटर है। और कैस्पियन सागर एक स्थलारोध जल निकाय है और वास्तव में जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। अन्य नदियों में जैसे कैस्पियन सागर में गिरती है उराल और तेरेक है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो स्थलावरुद्ध या लैंड लॉक्ड है? अब इन देशों के नाम बताओ, आप में से कौन सा इसमें स्थलावरुद्ध है? तो यहाँ पर देखो, इसमें जैसा देखा जाए तो लीबिया जो है स्थलावरुद्ध देश नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब लीबिया जो है तो यह जो है भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, लीबिया जो है भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो अंगोला है, तो अंगोला की जो राजधानी लुआंडा है, यह अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। और यहाँ पर जो गैवान है, गैवान की राजधानी है लिब्रेविले, तो यह जो है वो भी अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। तो ये वाला हो जाएगा आपका। तो ये जो तीनों हैं वो किस प्रकार से समुद्र के किनारे स्थित है? जो माली है, तो माली जो है एक स्थलबद्ध देश है। ठीक है, और यह जो है कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अब यहाँ पर एक कर्क रेखा से गुजरने वाले कुछ अफ्रीकी देशों के नाम आप रट्टा मान लो, कम से कम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ लिया करो कहीं पे। ये कर्क रेखा से गुजरने वाले अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देश, तो कौन कौन से अफ्रीकी देश हो जाएंगे वो देख लो आप। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? नाइजर हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। इसके अलावा अल्जीरिया हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? मॉरिटानिया हो जाएगा, मॉरिटानिया हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? लीबिया हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा। और माली। ये कंट्री हैं जो वो किसका कर्क रेखा से गुजरने वाले अफ्रीकी देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। कौन सा शहर जो है वो महान विभाजक श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उसके पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो पूर्व में स्थित है या महान विभाजक श्रृंखला है जो, वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जल विभाजक है। ठीक है, जो तट को ऑस्ट्रेलियाई आंतरिक भाग से अलग करता है यहाँ के। ठीक है, तो इसका जो शहर है वो पूर्वी सिडनी जो है वो पूर्व में स्थित है। ठीक है, और एडीलेड है और पर्थ है, जो एडीलेड है और पर्थ है, ये दोनों जो शहर हैं ये जो है पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? महान विभाजक श्रृंखला के जो है पश्चिम में स्थित है। तो इसका और जो ब्रोकन हिल है, जो ब्रोकन हिल है, यह जो है साउथ वेल्स के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर? साउथ वेल्स के, साउथ वेल्स के पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61। कौन सा देश जो है जो स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड है? अब यार ऐसे प्रश्न देखो कितनी बार काउंट कर गए, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ऐसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने जब मैं दक्षिण अमेरिका बता रहा था, तो वहाँ पर देखो दक्षिण अमेरिका के दो दो देश हैं खाली। दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं, दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं। कौन कौन से? एक तो पराग्वे है और दूसरा जो है वो है बोलीविया। तो पराग्वे और बोलीविया जो है वो स्थल अवरुद्ध देश हैं, बोलीविया। तो ये दोनों जो हैं वो स्थल अवरुद्ध देश में है। तो इसमें से जो उरुग्वे है, सुरीनेम है और कोलंबिया है, ये स्थल अवरुद्ध देश में नहीं आते हैं। उरुग्वे की जो इस राजधानी है मॉन्टेविडियो, ये किस के किनारे पड़ता है? अटलांटिक महासागर के।
तो यह जो है अटलांटिक महासागर के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सूरीनाम है, तो सूरीनाम भी जो है वो अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। ठीक है, और कोलंबिया की जो राजधानी है बोगोटो, ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर दोनों सागरों से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 62, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप वॉलेस रेखा और वेवर रेखा के बीच में स्थित है जो जैव विविधता से संबंधित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो वो वॉलेस रेखा और वेवर रेखा के बीच में स्थित है जो जैव विविधता से संबंधित है? अब यहाँ पर आपको ये अच्छे से बताना है आपको। तो इसने पूछा हुआ है कौन सा द्वीप है जो विविधता से संबंधित है और कौन सा द्वीप है जो कह सकते हैं वॉलेस रेखा और वेवर रेखा के बीच में स्थित है। तो यह जो वॉलेस रेखा और वेवर रेखा है एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं और यह जो है इंडोनेशियाई द्वीप समूह का पार्ट है। यहाँ पर याद रख लो ये दोनों क्या है, वॉलेस रेखा और वेवर रेखा है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और यह जो है एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीव जंतुओं के बीच में एक प्रकार के संक्रमण को चिन्हित कर रही होती हैं। किसको? ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई जीव जंतुओं के बीच में संक्रमण को चिन्हित कर रही होती हैं। अब इंडोनेशिया को जो सेलेब्स है यानी कि सुलावेसी द्वीप समूह है वो इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, सो सेलेब्स जो है या सुलावेसी द्वीप समूह है इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है। अब इंडोनेशिया के बारे में अगर आपको पता होगा, यह जो है सबसे अधिक मुस्लिम आबादी और सबसे अधिक द्वीपों वाला देश में से एक है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और सुंडा जलडमरू मध्य है। यहाँ पर सुंडा जलडमरू मध्य एक जो सुमात्रा और जावा को अलग करती है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक 6 डिग्री चैनल है, अगर नाम सुना होगा 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीपों को जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों से अलग कर रहा होता है। इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63, मध्य एशिया में स्थित अरल सागर जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो अरल सागर के बारे में बताना है आपको। तो मध्य एशिया में जो है अरल सागर स्थित है। अब वह है जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? अरल सागर जो है मध्य एशिया में जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। किसके? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। तो एक प्रकार की यह जो है अरल सागर जो है, अब देखो एक प्रकार से कैस्पियन सागर जैसे कि नाम बड़े दर्शन छोटे, तो एक प्रकार की झील है। ठीक है, तो अरल सागर भी एक प्रकार की अंतरस्थलीय अंतरस्थलीय झील है। अंतरस्थलीय झील है और एक समय जो है विश्व की सबसे बड़ी झील थी, लेकिन अब क्या है, सिंचाई के लिए जो है आमू दरिया और सीर दरिया नदियों के बीच में जो अत्यधिक दोहन के कारण यह तेजी से धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो कुल मिला के ये धीरे धीरे सिकुड़न हो रहा है, स्थलीय जलवायु को शुष्क बना रही है एक प्रकार से। तो अरल सागर जो है धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, पहले इतना था फिर इतना बचा अब इतना बचा और अभी तो इतना ही सही बचा है, बहुत छोटा सा बचा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बताना है, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बने हैं, ये दक्षिण अमेरिकी देश जो है वो पेरू का हिस्सा है। अब प्रशांत महासागर में जो गैलापागोस द्वीप समूह है ये बेसिकली किसके कारण बने हैं? अभी आपको बताया हुआ था आई थिंक। तो गैलापागोस द्वीप समूह जो है वो बेसिकली ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ही बने हुए, एकदम सही है ये वाला। और यहाँ पर जो ये पेरू नहीं बल्कि किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का हिस्सा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो केवल एक सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, इन पे विचार करना। एक तो क्षेत्र दिए हैं और देश दिए हैं, तो इनको जोड़ना है और सही रूप से मेल खाने वाले जोड़ों की संख्या कितनी है एक एक करके मिला देते हैं। कौन सा जोड़ा? केवल एक जोड़ा, केवल दो जोड़ा, केवल तीन जोड़ा और केवल चार जोड़े। तो देखो जैसे अनातोलिया है जो वो इटली में स्थित नहीं है। कहाँ पर? इटली में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। तो अनातोलिया जो है वो तुर्की का पार्ट है। इसका तुर्की का पार्ट है। तो ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अम्हारा जो है वो इथोपिया का क्षेत्र का एक जातीय समूह है। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। काबो डेगाल्डो जो है वो किसका स्थित है? मोजाम्बिक का पार्ट है। मोजाम्बिक का पार्ट है, स्पेन का पार्ट नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। कैटालोनिया जो है वो इटली का जो पार्ट जो है, कैटालोनिया जो है वो इटली का नहीं पार्ट है, बल्कि किसका पार्ट है? स्पेन का पार्ट है। स्पेन का पार्ट है। ठीक है, अब इसने पूछा हुआ था कि यहाँ पर में से जो है जो काटा डेगाल्डो है जो, तो इसमें तीन भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो गया और सारे गलत हो जाएगा। अब इसने पूछा है सही रूप से मिल खाने वाले जोड़ों की संख्या कितनी है? तो सही रूप से जो जोड़ों की संख्या खा रही है वो एक ही है, तो केवल एक सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें और भी हैं तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार करें
ठीक है, इन निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम बताना है आपको एक एक करके। अब अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके अलावा ईरान है, ईरान है, तुर्कमेस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, और इसके अलावा उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और कौन सा हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो देश लगे, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय कंट्रीज जो है वो भारत को अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करना नहीं बताते, बल्कि जो पीओके का पार्ट है वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान का पार्ट बताते हैं। लेकिन कब तक खैर मनाएंगे बाबू, कभी ना कभी तो हमारा ही पार्ट होगा वो भी। चलो देखते हैं कब तक होता है। तो अजरबैजान गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी। इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है डूरंड रेखा कहलाती है यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कांगो बेसिन का हिस्सा है। तो कांगो बेसिन का हिस्सा है वो देश का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे नाइजीरिया है, दक्षिणी सूडान है और जाम्बिया है, ये जो है कांगो नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। अब कांगो बेसिन है जो वो 6 देशों में फैला हुआ है। कितना, 6 देशों में फैला हुआ है। 6 देशों के नाम देखा जाए तो जैसे कैमरून है, कैमरून है, मध्य अफ्रीकी है, मध्य अफ्रीका हो जाएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। इसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। इसके अलावा कांगो गणराज्य भी हो जाएगा, कांगो गणराज्य भी हो जाएगा। और इसके अलावा इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा। और इसके अलावा गैवान भी हो जाएगा। तो ये जो है कांगो देशों के कांगो बेसिन का हिस्सा है। और इसमें जो नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान है और जाम्बिया ये नहीं है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। कांगो नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह की दृष्टि से है, और यह जो है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यह विश्व अमेजन बेसिन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और यूक्रेन के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो आपको बताना है, ना कि समुद्री सीमा, यहाँ पर ध्यान रखना है इसके साथ। तो यूक्रेन जो है वो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ। अब 7 देशों के नाम आप रख लीजिए याद, जैसे रूस है, बेलारूस है, रूस हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड है, पोलैंड है। इसके अलावा स्लोवाकिया हो गया, और इसके अलावा हंगरी हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा, और मोल्दोवा हो जाएगा, मोल्दोवा हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको याद रख लेना है, मोल्दोवा हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो रूस, देखो रूस नहीं है इसमें, बेलारूस है कहीं पे, तो रूस बेलारूस भी नहीं है इसमें, पोलैंड है कहीं पे नहीं है, स्लोवाकिया है नहीं है इसमें, हंगरी, हंगरी कहीं दिख रहा है, हाँ है। इसके अलावा रोमानिया कहीं है, हाँ है। इसके अलावा मोल्दोवा है कहीं पे नहीं है। तो तीसरा और चौथा, तो कौन सी कितनी कंट्री लगती हैं, 2 कंट्री ही इसमें दिया हुआ है। तो एक तो तीसरा और छठवां, यानी कि केवल 2। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या है, ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लाल सागर में से किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है, लाल सागर में कोई भी नदी का पानी नहीं गिरता है। तो यहाँ पर देखो किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है, तो एकदम सही है ये वाला। और लाल सागर में कोई भी नदी का पानी नहीं गिरता, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं। लाल सागर जो है वो अत्यंत शुष्क क्षेत्र में स्थित है, इसमें जो है किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है, सिंपल सा ये है। अब यह जो है केवल सोज नहर यानी भूमध्य सागर से और बावल मंदिर हिंद महासागर के माध्यम से जल का आदान प्रदान कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सी नंबर सही है। अब सोज जो लाल सागर, इसके बारे में थोड़ी सा जान लो। तो ये सोज नहर, सोज नहर, सोज नहर से जो है भूमध्य सागर से पानी मिल जाता है, भूमध्य सागर से। और इसके अलावा जो है वाव अल मंदेव, वाव अल मंदेव है जो, इसका पानी, इसको जो वाव अल मंदेव से हिंद महासागर से पानी मिल जाता है, हिंद महासागर से पानी मिल जाता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको मिलाना है एक दूसरे से। सुमेड पाइपलाइन जो है वो सुमेड पाइपलाइन यूरोप की को फारस की खाड़ी से तेल और प्राकृतिक गैस के लिए परिवहन के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। तो एकदम सही है वाला।
ठीक है। स्मेट पाइपलाइन जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ती है, तो एकदम सही है। तो दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71वां, दुनिया में किसी भी दो देशों के बीच की सबसे लंबी सीमा है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो दुनिया के देशों की में से किसी भी सबसे लंबी सीमा है, और यह जो है लगभग 8,891 किलोमीटर लंबी है, किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड का घर है, जो जीवाश्म ईंधन से 3 वर्षों की वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को रोक सकता है और जिसका विनाश वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसने पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड का घर है और जीवाश्म ईंधन से 3 वर्षों से वैश्विक कार्बन को रोक सकता है और जिसका विनाश जो है वैश्विक जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को डाल सकता है। तो इस बेसिन का नाम है कांगो बेसिन। हालांकि अमेजन बेसिन भी हो सकता था, लेकिन अमेजन बेसिन नहीं है यहाँ पर। विश्व का जो है कांगो बेसिन जो है मध्य अफ्रीका में विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड का एक प्रकार से घर स्थित है। पीटलैंड मतलब जो है जीवाश्म ईंधन से जो है 3 वर्षों से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए बराबर कार्बन संग्रहित करता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, इसमें से देखिए निम्नलिखित देशों को और कौन किन देशों की सीमा जो है उत्तर सागर से लगती है। तो उत्तर सागर से बताना है आपको कौन से देशों से लगती है। तो उत्तरी सागर से लगे देश देख लो आप सबसे पहले, जैसे नॉर्वे है, तो नॉर्वे उत्तरी सागर से लगता है। डेनमार्क हो गया, डेनमार्क भी उत्तरी सागर से लगता है। इसके अलावा जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया। नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया। इसके अलावा कौन सा है, बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा इसके अलावा, फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो अब इसमें देख लीजिए कि करके नॉर्वे है कहीं पे, हाँ है। ठीक है, इसके अलावा डेनमार्क है कहीं पे, नहीं है इसमें। ठीक है, जर्मनी है, हाँ है। इसके अलावा नीदरलैंड है कहीं पे, नहीं है। बेल्जियम है कहीं पे, नहीं है। फ्रांस है कहीं पे, नहीं है। यूनाइटेड किंगडम है तो नहीं है। तो कौन सा, केवल दो हो जाएंगे, कौन से, केवल दो देश हो जाएंगे। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यूक्रेन के साथ अपनी क्षेत्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इनमें से उस देश का नाम बताना है जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मैंने आपको बताया हुआ था यूक्रेन जो है तो 7 देशों से घिरा हुआ है, जैसे पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवो है, रूस है और बेलारूस है। अब यहाँ पर जो राज्य है वो है लिथुआनिया है, यानी कि लिथुआनिया देश है। तो यह जो है साझा नहीं करता है। अब यहाँ पर जो है यह एक प्रकार का बाल्टिक राज्य है, एक बाल्टिक देश है, बाल्टिक कंट्री है यहाँ पर। ठीक है, बाल्टिक राज्यों में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 75, एशिया में पर्ल नदी मोहाना के निकट कौन सा स्थान स्थित है। तो एशिया में जो है पर्ल नदी मोहाना के निकट जो है कौन सा स्थान स्थित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है वो हांगकांग स्थित है। कौन सा, हांगकांग स्थित है, पर्ल निवार के नदी स्थित है। अब पर्ल नदी जो है वो चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पर्ल नदी है जो चीन की चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 76, जॉर्डन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह देश जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश आदेश के माध्यम से बनाया गया था। तो जॉर्डन के बारे में ये वाला सही हो जाता है, प्रथम विश्व के बाद जो है ब्रिटिश आदेश के बाद माध्यम से बनाया गया था, एकदम सही है। यह एक स्थलरुद्ध देश है, तो यह स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसमें दक्षिण में जो है अक्कावा की खाड़ी है। यहाँ पर दक्षिण में अक्कावे की खाड़ी है, अकावा की खाड़ी है। और अकावा की खाड़ी जो है, अकावा की खाड़ी, अकावा की खाड़ी जो है यहाँ रेड सी का हिस्सा है, रेड सी का पार्ट है, का हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, केवल एक सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एक छोटी सी तटरेखा कह सकते हैं साझा करता है। अब जॉर्डन की जो सीमा है वो इजराइल, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और फिलिस्तीन से लगती है। अगला प्रश्न है 77, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है, कोरल सागर जो है यानी ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिण प्रांत से अलग करता है, एकदम सही है ये वाला। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है मेलबर्न से पर्थ तक विस्तृत है। तो यह जो है मेलबर्न से पर्थ तक विस्तृत नहीं है, बल्कि बल्कि अगर कहा जाए तो उत्तर पूर्वी क्वींसलैंड से कहाँ तक जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो उत्तर पूर्वी पूर्वी क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है। और
विक्टोरिया यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो केवल एक सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। डेन्यू नदी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी से नहीं बहती है? तो किस यूरोपीय राजधानी से नहीं बहती है डेन्यू नदी? अब इसमें देखो यूरोपीय राजधानी का नाम है, अब डेन्यू नदी है, बहुत सारी अलग अलग राजधानी से बहती है, और कह सकते हैं डेन्यू नदी जो है वो लगभग 10 देशों से बहती है, 10 यूरोपीय देशों से बहती है। अब यहाँ जर्मनी से प्रारंभ होती है, फिर वियना ऑस्ट्रेलिया, बुडापेस्ट हंगरी, बेलग्रेड सर्बिया से होते हुए जो है एक काला सागर में गिर जाती है। अब यहाँ पर देखो यार, जैसे यहाँ पर मैंने नाम बताया आपको, तो ये देखो बुडापेस्ट से गुजरती है, ठीक है, बेलग्रेड से भी गुजरती है, इसके अलावा वियना से भी गुजरती है, लेकिन जो प्राग है तो प्राग से नहीं गुजरती है। प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है, चेक गणराज्य की राजधानी राजधानी है। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे देखो 78 क्वेश्चंस हो गए हैं, हम चैप्टर नंबर 19वां भी खत्म कर चुके हैं। हम जियोग्राफी का जो है अंतिम चैप्टर अब जो है 20वां है। तो अगर अभी तक आप यहाँ तक बने रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो। प्राइम एकेडमी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्राइम जी प्रैक्टिस वीडियो के नाम से टेस्ट मिलेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर टेस्ट बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट 2-3 वीक में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा और आपको जल्द से जल्द यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। तो अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, प्राइम एकेडमी बाय अमरीश सर। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।